हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब? अच्छे हो गए? चलो, पिछले लेक्चर में देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अभी तक इरेज नहीं हुआ है कि हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। लग रहा है इरेज हो गया है लूप। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग लूप है, तो उसकी वजह से उसके सेंटर पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, डायरेक्शन, ये सब कुछ हमने डील कर लिया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, करवाए भी थे, उसमें से कुछ पार्ट मैंने करने को भी दिए थे। ठीक है, चलो तो आज आगे बढ़ेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एक्सिस पे, किसी लूप के एक्सिस पे, उस लूप की वजह से जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। लेकिन उससे पहले चलो एक थोड़ा क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा पीछे का। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इसी तरह का है। हाँ, ये हमारा एंगल थीटा है। ठीक है, ये मान लो I1 यहाँ से जा रहा है, सॉरी I जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, I1 होगा, यहाँ पे I1 होगा, यहाँ पे I1 होगा, इधर क्या जा रहा होगा, I2, इधर भी I2 और इधर I। पता है यहाँ पे दो पाथ मिल रहा है करंट को, तो दो पाथ में स्प्लिट हो जाएगा, I1 इधर जा रहा है, I2, फिर दोनों यहाँ के मिलेंगे और I निकल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट O है। इस पॉइंट O पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस लूप की वजह से भी, और देखो दो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से भी। ठीक है, चलो नंबरिंग कर देते हैं पहले। इस बड़े वाले लूप का 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। रेडियस दिया है, हाँ रेडियस जो है बच्चों ये R है। ठीक है, चलो अब देखो पहले इस 2 को डील कर लेते हैं, 4 को। देखो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसके करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही तो पॉइंट O आ रहा है। तो हम पढ़े हैं कि अगर कोई पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग हो, तो उस पॉइंट पर, उस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि B2 इज इक्वल टू B4 इज इक्वल टू 0 होगा। ये तो क्लियर हो गया। मतलब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो एक इस लूप की वजह से, एक इस, ये एक आर्क लूप है, ये एक आर्क लूप है। ठीक है, इसकी वजह से आएगा। चलो तो इसकी वजह से पहले देख लेते हैं। ठीक है, अब थीटा वाला फॉर्मूला आपको याद है? तो थीटा वाले जो था, ये वाला आपको याद हो अगर, तो हमने एक क्वेश्चन किया था, एक जनरल फॉर्मूला निकाला था। अगर ये थीटा हो, ये लेंथ का लूप हो गया और इसमें करंट I फ्लो कर रहा हो, तो इस R की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था उसका फॉर्मूला क्या था, B बराबर μ0/4 पाई I थीटा अपॉन R। याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई नहीं, अब याद आ गया होगा। चलो तो यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर हो रहा है? तो अब देखो B1 क्या आएगा, B1 इज इक्वल टू μ0/4 पाई I। अब 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा है। क्लियर हो रहा है? अपॉन रेडियस इसकी है R। क्लियर है? और B2 का क्या आ जाएगा इसी तरह, B3 का, सॉरी B3 का क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई। और देखो यहाँ पे जाएगा थीटा अपॉन R। आपको क्लियर हो रहा है? अब डायरेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं। देखो करंट वैसे है, वो पॉइंट ये है, डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी, क्रॉस। इसी तरह यहाँ पे देखो करंट ऐसे है, वो पॉइंट ये है, तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो बी नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, तो बी नेट इज इक्वल टू, वहाँ से निकाल लेंगे, μ0/4 पाई I अपॉन R। सॉरी बच्चों, देखो यहाँ पे I1 होगा क्योंकि B1 में I1 जा रहा हो, B3 में यहाँ पे लिखा ही नहीं मैंने, I2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा I1
360 डिग्री माइनस थीटा और माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 थीटा अपॉन आर। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। इसमें हमने कॉमन ले लिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 अपॉन आर, अंदर क्या रह गया I1 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस I2 थीटा। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलो अच्छा देखो बच्चों, एक गलती यहाँ हो गई है। गलती क्या हो गई कि देखो जो थीटा हम लोग इस फॉर्मूले में रखते हैं वो डिग्री में नहीं रखते हैं, रेडियन में रखते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ 360 ना रखकर इसकी जगह क्या रखेंगे हम 2 पाई। क्लियर है? 360 की वैल्यू 2 पाई ही होती है। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी 360 ना रखकर 2 पाई रखेंगे। क्लियर है? यहाँ भी 360 ना रखकर 2 पाई माइनस थीटा। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलो अब देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सॉरी, मान लो करंट अगर यहाँ से हम लोग देते हैं तो इसमें मान लो I1 करंट जा रहा है, इसमें मान लो I2 करंट जा रहा है। ठीक है, R1 R2, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं? ठीक है, तो ये होता है I1 R1 और I2 R2, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखो जब पैरेलल में दो रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड होते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों सेम होगा। वोल्टेज नहीं कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, दोनों सेम होगा। तो देखो I1 R1 इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ये किसके बराबर होगा I2 R2 इसके अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्लियर हो रहा है? अच्छा बच्चों अब ये ध्यान दो, R इज इक्वल टू क्या होता है रो L बाई ए। L लेंथ होता है, A एरिया होता है। अब इस वायर को ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको? इस वायर में एरिया जो होगा वायर का और इसका जो वायर है, जो ये वायर है, इसका जो एरिया होगा तो सेम होगा। क्लियर है? तो देखो हम I1 लिख दे रहे हैं। अच्छा रो जो है वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, तो ये और ये दोनों एक ही सब्सटेंस से बने हैं, तो इन दोनों का जो रो होगा वो भी सेम होगा। तो देखो दोनों साइड मैंने रो इज इक्वल टू I2 रो लिख दिया। इस वायर का जो लेंथ है और इस वायर का लेंथ है, तो इसका लेंथ बड़ा है, इसका लेंथ छोटा है, तो मान लेते हैं इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ है L2। अच्छा इस वायर और ये वायर दोनों का एरिया तो सेम होगा क्योंकि दोनों वायर सेम है, तो A और A, तो ये कट गया, ये कट गया, हमें क्या मिला I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2। दिख रहा है? इधर का मैं इरेज कर दो। तो I1 L1 इज इक्वल टू I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2 हमको मिला। क्लियर है? अब देखो इस बड़े वाले आर्क में आओ। ठीक है, तो ये जो आर्क यहां से यहां तक है, इसी की वैल्यू तो L1 है। तो आप जानते हो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ये तो जानते होगे। तो इसमें देखो ये क्या है 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आर की लेंथ L1 अपॉन रेडियस R। दिख रहा है? तो L1 इज इक्वल टू R 360 डिग्री माइनस थीटा। दिख रहा है? अच्छा देखो फिर यही गलती हो रही है, यहाँ 360 न रख के हम क्या रखेंगे 2 पाई। उसी तरह यहाँ भी 360 न रख के हम क्या रखेंगे 2 पाई, क्योंकि रेडियन में है। 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ भी 2 पाई माइनस थीटा। क्लियर है? हाँ, इसी तरह L2 भी हमारा आ जाएगा, L2 इज इक्वल टू R थीटा। क्लियर है? यहाँ से देख लेंगे L2 इज इक्वल टू R थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इसमें रख देते हैं। ठीक है, देखो तो दिखेगा नहीं, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, L1 और L2 को इसमें रख दो, तो I1 R 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू I2 R थीटा। थीटा, ठीक है, ये R और ये R कट गया, क्या बचा I1 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू I2 थीटा। I1 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू I2 थीटा, इसका मतलब क्या हो गया 0।
तो यानी बी नेट क्या आएगा, 0। ये क्लियर हो रहा है बच्चों? कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, क्लियर हुआ? हमने यहाँ पर I1 2 पाई माइनस थीटा, I2 थीटा के बराबर है, क्लियर है? इसीलिए हमारा इस पर जो बी नेट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? इसको एक बार और ट्राई करना तुम लोग, ठीक है? चलो आगे बढ़े, चलो। चलो आगे करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। देखो ये एक लूप है, ये इस तरह से है। अब 2D में है लेकिन 3D में सोचना है इसको। देखो इस तरह से लूप बना हुआ है, ऐसे ध्यान देना, जैसे चूड़ी है ना, या कोई भी ऐसा कैप हो, उसको इस तरह से रखो तो जैसे तुमको दिखेगा ये लूप उसी तरह से बना हुआ है। क्लियर है? इसका मान लो एक्सेस क्या है, ये हो गया। मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे निकालना है। मान लो ये आई करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ भी आई होगा, इस तरह से यहाँ भी आई होगा, आई होगा, आई होगा। क्लियर है? ये सेंटर है, तो सेंटर पे तो हम लोग अभी पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं। अब इस पॉइंट P पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और हमारे पास निकालने का एक ही साधन है, एक ही तरीका है, वो क्या, बायो-सैवर्ट लॉ। उसी का यूज़ कर सकता है। वो क्या कहता है कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है? अब बताओ, इस करंट कैरिंग लूप की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग निकाल नहीं सकते। हाँ, एक करंट एलिमेंट ले सकते हैं या एलिमेंटल करंट ले सकते हैं जिसकी वजह से इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। पूरे लूप की वजह से नहीं निकाल सकते। पूरे लूप की वजह से निकालना है तो हमको इंटीग्रेट करने का पड़ेगा, पहले एलिमेंटल करंट की वजह से निकाल लेते हैं। ठीक है? मान लो हम यहाँ पर एक छोटू सा डीएल काट लेते हैं। छोटू सा डीएल काट लिया हमने। अब इस डीएल की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन में होता है। अब देखो, सोचने वाली बात यह है, ध्यान से सोचो। देखो, लूप हमारा इस तरह से है, दिख रहा है? लूप इस तरह से है और करंट उसमें ऐसे फ्लो कर रही है। लूप इस तरह से है और करंट भी ऐसे फ्लो कर रही है। देखो, सोच पा रहे हो? ठीक है? ऊपर हमने डीएल लेंथ काटा होगा, तो जब करंट यहाँ पहुंचेगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये लूप सर्कुलर लूप है तो इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, इसके हिसाब से बोर्ड के अंदर जा रही होगी, तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी होगी। क्लियर है? सोच पा रहे हो? हमारा लूप ये है, ठीक है, 3D में, और करंट जब ऊपर पहुंच रही होगी यहाँ पे तो उसकी डायरेक्शन अगर उस लूप के टेंजेंशियल होती तो ऐसे होगी, कुछ बोर्ड के अंदर जा रही होगी। तो डीएल काटा तो डीएल की डायरेक्शन भी वही होगी। तो देखो, कुछ इस तरह से होगी। क्लियर हो रहा है? इस लूप से ये 90 डिग्री एंगल, देखो, अच्छा और क्लियर हो जाता है। ये देखो, ये मान लो इसका रेडियस है आर, इसका अगर रेडियस है आर तो इससे ये कितना एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री का। सोच पा रहे हो? ये
बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना। देखो ये लूप अगर इस तरह से और करंट ऐसे फ्लो करा तो इस पॉइंट पे जो करंट होगा उस लूप के टेंजेंशियल होगा, तो यहाँ पे वो करंट की डायरेक्शन जो होगी अंदर जा रही होगी बोर्ड के नेगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? ऐसे सोच पा रहे हो नेगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। ये रेडियस है, ये करंट की डायरेक्शन है, दोनों 90 डिग्री एंगल देखो बना रहे हैं इस तरह से। देखो ये रेडियस है, लूप इस तरह से है, उसका रेडियस ऐसे होगा, करंट की डायरेक्शन ये है, तो दोनों ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। सोच पा रहे हो? अब देखो दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो डीएल है और पॉइंट है जिस पे निकालना है उसको हम लोग ज्वाइन करते हैं। लो भैया कर दिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो x है और इसको हम लोग ले लिए स्मॉल r। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, देखो अब तुमको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें कि ये जो r लेंथ तुमने बनाया है और जो dl है इनके बीच का एंगल भी तो 90 डिग्री है। सोच पा रहे हो? नहीं सोच पा रहे हो? देखो मैं सोचवाता हूँ तुम लोग को। देखो ये हमारा लूप है, इस तरह से लूप बना हुआ है। अब चूंकि 2D बनाना है तो इस तरह से लूप बना हुआ है। क्लियर है? अब करंट मान लो जब यहाँ पहुँच रही होगी तो उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी, मतलब अंदर की ओर जा रही होगी z एक्सिस में। क्लियर है? क्लियर है? तो देखो अब यही dl की भी डायरेक्शन होगी, तो देखो dl की डायरेक्शन ये है। अब मान लो हम पॉइंट P है, dl की डायरेक्शन ये है, तो dl से ऐसे लेंथ बनाया होगा हमने r। देखो r इस तरह से बना होगा। क्लियर हो रहा है? तो जब r dl को ज्वाइन करेगा तो देखो दोनों के बीच में 90 डिग्री का ही तो एंगल बन रहा है। देखो सोच पा रहे हो? देखो लूप ये है, इसमें करंट जब यहाँ पहुंचती तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, मतलब डीएल की डायरेक्शन भी ये होगी, अंदर की ओर जा रही होगी बोर्ड के नेगेटिव जेड में, ऐसे डीएल की डायरेक्शन। मान लो हम पॉइंट पी है तो हमसे इसको ज्वाइन करना होगा। देखो ज्वाइन ऐसे हुए तो ये आर लेंथ हो गई जो ब्लू मार्कर से दिखा रहे हैं। तो आर जब इससे ज्वाइन होगी तो देखो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री तो बना रहा है, दिख रहा है? ये 90 डिग्री तो एंगल बन रहा है इस तरह से। क्लियर है? तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री एंगल बनाने का मतलब जो थीटा है वो हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये थीटा जब इसमें 90 रखेंगे तो डी क्या आ जाएगा हमारा? μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? चलो अब देखो इंपॉर्टेंट चीज एक हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि जो वेक्टर होता है उनका प्रोडक्ट जब करते हैं, जैसे बायो-सावर्ट लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या है? देखो मैं लिख देता हूँ। बायो-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म जो है वो क्या कहता है? आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब देखो ये dl एक वेक्टर है, r एक वेक्टर है, इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें एक वेक्टर मिल रहा है, और जो इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो dl वेक्टर और r वेक्टर जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा। जो dv वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा जिस प्लेन में ये dl वेक्टर और r वेक्टर है। क्लियर है? मतलब जो dv वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो r वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, और जो dv वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो dl वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। अब देखो ये पॉइंट है, करंट की डायरेक्शन अंदर की ओर है क्योंकि लूप इस तरह से है। अभी बताएं इस पॉइंट पे आएगा तो करंट अंदर की ओर जा रहा है, तो देखो करंट की डायरेक्शन अंदर की ओर, मतलब dl की डायरेक्शन अंदर की ओर। पॉइंट P ये है, दिख रहा है? करंट की डायरेक्शन अंदर की ओर है, पॉइंट P ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है। क्लियर हो रहा है ये चीज? देखो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव जेड में अंदर की ओर है और पॉइंट P ये है, फिंगर के टिप पॉइंट P की तरफ, पॉइंट P ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ रही है। इसी तरह मान लो अगर dl मैं यहां काटता, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की जो डायरेक्शन होगी अगर लूप इस तरह से है और ऊपर करंट ऐसे जा रहा है, तो जब नीचे आएगा तो करंट बाहर आएगा, दिख रहा है पॉजिटिव जेड में, तो करंट की डायरेक्शन ये, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की ओर होगी, पॉजिटिव जेड, और पॉइंट P ये है। करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर, पॉइंट P ये है।
तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। क्लियर है? मान लो इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, आर हो गया। क्लियर हो पा रहा है? हाँ, अब देखो ये आर वेक्टर है और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और आर वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखो ये आर वेक्टर इससे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। क्लियर है? इसी तरह ये आर वेक्टर इस वाले से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये भी क्लियर है? क्लियर हो पा रहा है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े। चल, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस सोच पा रहे हो कि नहीं। ठीक है? अब देखो मान लेते हैं ये थीटा है, या थीटा पहले हम मान चुके हैं ना, साइन थीटा तभी इसको सॉल्व किया था। ठीक है? इसको मान लो ये अल्फा है। क्लियर हो रहा है? ये भी अल्फा होगा। क्लियर हो रहा है? आर जो है इस एक्स लाइन से जो एंगल बना रहा है ऊपर वो भी अल्फा है, और ये आर इस एक्स लाइन से जो नीचे एंगल बना रहा है वो भी अल्फा। ठीक है? अब ध्यान दो, ये अल्फा है ये एंगल, और ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। ये अल्फा है और ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा? देख पा रहे हो? इस लाइन को हटा दो, ये कंफ्यूज करेगा। ये एक्स डिस्टेंस है मान लेते हैं। ठीक है? यहाँ पे 90 है। ठीक है? देखो ये अल्फा है और ये टोटल 90 डिग्री है। दिख रहा है तुम लोग को? ये एंगल अल्फा है और ये टोटल 90 डिग्री है। तो ये टोटल क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। चलो ठीक है? चलो अब देखो, एक मैंने इस तरह से बना दिया। ठीक है? ये क्लियर हुआ? ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है। ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है। तो अगर ये अल्फा ये 90 डिग्री है तो ये बचा हुआ क्या होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस अल्फा, टोटल 90 आ जाएगा। क्लियर है? ये टोटल हो गया क्या? 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब देखो सोचना, ये जो टोटल है देखो, ये भी तो 90 डिग्री है। ये टोटल देख पा रहे हो? समझ पा रहे हो? थोड़ा सा ध्यान से जूम करके देखना। ये भी 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस एक्स के। ठीक है? तो ये 90 हुआ और ये 90 डिग्री माइनस अल्फा हुआ। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा? अल्फा। क्लियर हो रहा है? अगर ये टोटल 90 डिग्री है और ये इतना तुम्हारा 90 डिग्री माइनस अल्फा है, तो ये जो बचा यही तो अल्फा होगा। इसी तरह ऊपर भी ये अल्फा होगा। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? इसी तरह ये भी हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्लियर हो रहा है? अब हम क्या करेंगे, हमको ये अल्फा मिल गया तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है? तो देखो थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट किसका होता है? कॉस का। तो इस डायरेक्शन में इसका आ जाएगा डी बी, ये हटा देंगे। डी बी कॉस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा? देखो इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। ये क्या हमारा आ जाएगा? डी बी साइन थीटा। क्लियर हो रहा है? उसी तरह इस डायरेक्शन में
एक परपेंडिकुलम करेंगे हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा डी बी साइन थीटा, यहाँ भी क्या आएगा डी बी साइन थीटा, सॉरी ये कॉस थीटा होगा क्योंकि यहाँ भी अल्फा है और अल्फा से लगा हुआ कंपोनेंट कॉस का होगा, तो कॉस और सारे अल्फा होंगे क्योंकि हमारा थीटा नहीं है अल्फा है, अल्फा और ये भी अल्फा। अब देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डी बी कॉस अल्फा इस डी बी कॉस अल्फा को बैलेंस कर लेगा, मतलब इस वर्टिकल डायरेक्शन में इस पॉइंट पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। क्लियर है? तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डी बी साइन अल्फा की वजह से आएगा और वो भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लूप। तो हमारा यहाँ पे आ गया कि B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन अल्फा। क्लियर हो रहा है? B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन अल्फा। अब देखो इस ट्राइंगल में देखो ये और ये, इस ट्राइंगल में साइन अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रख देंगे। B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन अल्फा परपेंडिकुलर क्या R अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या R। क्लियर हो रहा है? तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी की वैल्यू क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, साइन थीटा साइन 91 हो गया था बता ही दिया था, और आर अपॉन आर। देख रहे हो कोई दिक्कत? यहाँ पे म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, 4 कॉन्स्टेंट, आर भी देखो कॉन्स्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? देखो ये अगर कोई लूप है तो इस लूप से ऊपर से यहाँ अगर डिस्टेंस लोगे P पॉइंट पे तो भी यही R होगा, यहाँ से डिस्टेंस लोगे तो भी यही R होगा, यहाँ से डिस्टेंस लोगे तो भी यही R होगा, नीचे से लोगे तो भी। या यूँ समझो अगर लूप इस तरह से रखा होता, अगर नीचे इस तरह से रखा होता और इस पॉइंट पे लेना होता तो चाहे यहाँ से डिस्टेंस लो, चाहे वहाँ से डिस्टेंस लो, चाहे यहाँ से डिस्टेंस लो, चाहे यहाँ से डिस्टेंस लो, सारा सेम होता। मतलब इसमें R जो है वो भी कांस्टेंट है। क्लियर है? तो R भी बाहर आ जाएगा। कैपिटल R वो इस लूप का रेडियस है, वो चेंज होगा नहीं, वो भी बाहर आ जाएगा। तो बचा के अंदर dl, और dl क्या होगा इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब हो जाएगा अब यहाँ पर, और dl जो हो जाएगा क्या 2 पाई r। क्लियर है? यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पे b यहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? अब देखो R तो हमने अज्यूम किया है, R तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, हमने तो R को अज्यूम किया, क्वेश्चन में X दिया हुआ है, तो R को हम लोग X के फॉर्म में लिख देंगे, तो कोई डिफिकल्ट काम है नहीं। ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे R स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। यहाँ से कोई आएगा ना, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन R स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का 1/2। कोई दिक्कत? चलो अच्छा देखो यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पे R क्यूब आया है ना, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा R क्यूब होगा, और जब यहाँ पर लोगे तो हो जाएगा 3/2। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला आ रहा है। किस चीज़ का फॉर्मूला है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप। अच्छा बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स, देखो एरो किधर दिखा रहा है टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लूप होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? इरेज करें, आगे बढ़े, चल कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं। अब देखो डायरेक्शन को लेके कैसे फंसा देते हैं लोग। देखो जैसे लूप है, ठीक है, ये एक एक्सिस है इसका, देखो पास है,
तो यहाँ पे जब पॉइंट P था तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी क्या था, टूवर्ड्स द सेंटर था लूप के। क्लियर हो रहा है? इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इस पॉइंट पर क्या होगा, अगर Q पॉइंट है तो ये टूवर्ड्स द सेंटर होगा? नहीं, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। देखो निकाल लेते हैं ना। देखो सोचो, इस पॉइंट पे जो करंट है, अगर लूप इस तरह से है तो करंट इस पॉइंट पे जब पहुंच रहा है तो उसकी डायरेक्शन अंदर की ओर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? और पॉइंट जो है, देखो करंट अंदर की ओर और पॉइंट जो P है उधर है। करंट अंदर की ओर, पॉइंट P पाम किधर दिखा रहा है, नीचे की ओर। तो देखो ये इस तरह से, उसी तरह से जब करंट यहाँ पहुँच रहा है, देखो ऐसे करके जब करंट जाएगा तो बाहर की ओर निकलेगा, यहाँ से बाहर की ओर निकलेगा इस तरह से, और पॉइंट P उधर है। क्लियर है? तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है। जब इसका हम लोग कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। इधर वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कट कर देंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर आ रहा है। पॉइंट Q पर देखते हैं, करंट किधर जा रहा है, अंदर की ओर। करंट किधर जा रहा है, अंदर की ओर। पॉइंट Q उधर, करंट अंदर की ओर। पाम किधर दिखा रहा है, ऐसे। देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो? इसी तरह करंट यहाँ बाहर की ओर आ रहा है, करंट बाहर की ओर आ रहा है, पॉइंट Q, करंट बाहर की ओर, पॉइंट Q, पाम की डायरेक्शन ये है। इसी तरह जब इसका भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करेंगे तो ये और ये इसको कट कर देंगे, मतलब प्योर करंट की जो डायरेक्शन है फॉरवर्ड। मतलब करंट की डायरेक्शन इसी तरह आती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। ऐसा नहीं है कि रिंग के लूप के उस साइड करंट जो है टुवर्ड्स द सेंटर और लूप के साइड भी करंट जो है टुवर्ड द सेंटर। नहीं, अगर लूप के साइड से करंट इधर जा रही है, अरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी, लूप के उस साइड अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर टुवर्ड द सेंटर है तो इस साइड भी आगे की ओर जाएगी। ऐसा नहीं कि इस साइड से भी टुवर्ड द सेंटर हो जाएगा। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखना। और करंट की डायरेक्शन को अगर चेंज कर दोगे तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की उधर हो जाएगी। क्लियर है? तो ये लाइन लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन। तो पूरा लिख लो यार, ना कहोगे सर पूरा नहीं लिखते। डायरेक्शन इज सेम ऑन द ईदर साइड ऑफ द लूप। क्लियर हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो। चलाओ था ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से भी कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। देखो फार्मूला हमारा क्या आया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। अब बताओ इसमें वेरिएबल्स क्या क्या है। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, यहाँ भी आर कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक्स है। तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वो भी उसके क्यूब के। तो देखो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है इसका। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बन रहा है तो दूसरा ग्राफ भी सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में बन रहा है तो जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बना दे, या तो जो ग्राफ है वो प्योरली अबव द एक्स एक्सिस होगा या तो ग्राफ प्योरली बिलो द एक्स एक्सिस होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्राफ जो है एक अबव द एक्सिस बन रहा है एक बिलो द एक्सिस बन रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है लूप के अकॉर्डिंग वो थ्रू आउट सेम रहती है, एक ही डायरेक्शन में रहती है। क्लियर हो रहा है? ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। सॉरी, ऐसा नहीं कि एक ग्राफ, ठीक है, एक ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बने और एक ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। बनेगा तो दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, नहीं तो नीचे बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे देखो ये जो है ये x की वैल्यूज़ दिखा रहा है और ये जो है हमारी b की वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो x यहाँ पर 0 है तो 0 पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम दिखा रहा है,
तो यहाँ पर जब 0 रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। दिख रहा है, आर क्यूब और आर स्क्वायर में कट जाएगा, बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये B मैक्स होता है। क्लियर हो रहा है? अच्छा देखो, इनफाइनाइट जब जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी जब x की वैल्यू इनफाइनाइट की ओर जा रही है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंड्स टू 0, वो 0 की तरफ जा रहा है। दिख रहा है आपको? जैसे जैसे ग्राफ इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है x में, वैसे वैसे ग्राफ नीचे भी आ रहा है b का। जैसे जैसे ग्राफ x की ओर आगे इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे ग्राफ b का भी नीचे की ओर आ रहा है। तो देखो x यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट प्लस आर स्क्वायर इनफाइनाइट, और अपॉन में इनफाइनाइट मतलब 0, तो इनफाइनाइट पे b टेंड्स टू 0 हो जाता है। क्लियर है? ये ग्राफ समझ में आना चाहिए। तो ग्राफ या तो प्योरली ऊपर बनेगा एक्सिस के, या तो प्योरली नीचे बनेगा एक्सिस के। और x ही है यार जो वेरी कर रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो b प्योरली x पे ही डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा एक और चीज है, कई बार दे देता है कि n टर्न्स है कॉइल के अराउंड। तो मान लो कोई लूप है, उसमें n टर्न्स है, तो n टर्न्स का मतलब n लूप होगा उसमें। देखो एक लूप, इसी में एक और लूप, 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 n लूप हो जाएगा। मतलब उसमें n टर्न्स का मतलब n लूप है। और एक लूप की वजह से जो b आता है वो फॉर्मूला क्या आता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 आता है। ये एक लूप की वजह से आता है, तो n लूप की वजह से क्या होगा, इंटू n हो जाएगा। सिंपल, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्लियर है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसका डेरिवेशन आप लोगों को करना है, प्रॉपरली समझने की कोशिश करना है। ठीक है? अगर एक बार ना समझ में आए तो 2 बार देखो वीडियो को, 2 बार ना आए तो 4 बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार देखो। जितनी बार देखोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है? चलो, थैंक यू, बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो, टाटा।